नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके क्वेश्चंस और संभावित क्वेश्चन आने वाले नीट के लिए। तो नीट 2020 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता। तो डायफ्राम डोम शेप्ड है, कॉन्ट्रैक्ट होके स्ट्रेट हो जाता होता। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल मसल होता। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। तो ए और बी होता है, ए और बी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस है। ठीक है जी। तो हम लोग देखते हैं कि इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने से रिब्स बाहर को पुल होंगी, जिससे वेंट्रो हमारा डॉर्सोलेटरल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसका? थोरेसिक चैम्बर का, जिससे पल्मोनरी लंग्स भी फैल जाएंगे और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर गिर जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, एयर ब्रीद इन अंदर आ जाएगी, जिसको इंस्पिरेशन हम लोग बोलते हैं। तो ए और बी सही जवाब है। ठीक है जी। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इधर इतने आ गए पिछले 2-3 साल में वॉल्यूम, इस बार आपको आने से रहा वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम। और ये हमारा वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस साल नहीं आएगा। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ऑफ एन एथलीट इज सच एंड सच रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम जितना आप एक बार में श्वसन इन आउट कर रहे हो, वो टाइडल वॉल्यूम में 500 ml होता। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब आप एक बार एक्सपायर हो गए, उसके बाद एफर्ट लगा के जो पुट बाहर निकाल लो, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो ये टाइडल वॉल्यूम लगभग 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहा है जी 1000 ml। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है? इफ़ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम जो रह गया, जब आपने पूरी जान लगा दी आज मैं अपने फेफड़े बिल्कुल खाली कर दूंगा, अताउल्ला खां बन जाऊंगा, मैं बस समझ लो फिर पूरे फेफड़े खाली कर दिए, लेकिन कुछ हवा रह जाएगी, वही है रेसिडुअल वॉल्यूम, 1200 ml रह जाएगी। उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल है हमारी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी जो फंक्शन कैपेसिटी है वो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जवाब आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम जोड़ दीजिए और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो हो जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1500 ml हो जाएगी। ये तो आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, गुड़ दिखा के डेला मार रहा। ठीक है जी, 1500 ml हो जाएगी। नीट 2019 का क्वेश्चन है, 1500 ml हो गई। चलिए आगे नीट 18 में आ जाइए। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? नियर अबाउट 500 से 600 ml। इसके आगे लिखिए थी इंस्पायरेटरी रिजर्व। इन करने के बाद अब आप गए हो एनडीए की, आप सिविल सर्विसेज में या डिफेंस सर्विसेज में होना चाहते हो, सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहाँ जो पर्सनल होगा आपसे कहेगा सांस लेके दिखा, छाती फुला के दिखा। तो आप जितनी भी ताकत होगी पूरी अंदर खींचोगे हवा। कितनी खींच लोगे? लगभग 200-2500 से 300 ml खींच लोगे। बी के आगे लिख लीजिए फर्स्ट। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भैया खाली कर दो, लंग्स पूरी ताकत लगा दो, 1000 से 1200। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 से 1300। वाइटल कैपेसिटी टोटल मान लीजिए ये हो गया, मैच कर लीजिएगा, बहुत आसान है इसको। अब आपको इस साल तो ये नहीं आता, हमारी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम बहुत आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज, क्यों? क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम बचा रहता है। रेसिडुअल वॉल्यूम से उसमें कुछ ना कुछ हवा रहती है, वो कोलैप्स नहीं करते। रेसिडुअल वॉल्यूम ये एक तरह से भगवान ने आपको दे रखा है आपके लिए, एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक आपका बचने का तरीका कि किसी दिन गुस्से में आके एक्स के चक्कर में आप वाई ना कर दें। हाँ, वाई दिस कोलावरी डी ना कर दें आप एक्स के चक्कर में। तो पूरी तरह से अपने लंग्स खाली ना कर दें, इसलिए लंग्स में कुछ हवा बच जाती है कि आप भी बचे रहो, प्रभु आप पे मेहरबान है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम टिक करिए, आगे बढ़िए। रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है जी। तो फेफड़ों में कुछ ना कुछ हवा बची रहती, कोलैप्स इसीलिए वो नहीं करते। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में कैसा होगा? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में बट नेचुरल है, मोर देन ब्लड होगा। लेस देन ब्लड कैसे होगा? लेस देन ब्लड होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, बल्कि उधर ऑक्सीजन चली जाएगी। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से लेस कह रहा। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40, और इसका कितना है? 45। वहाँ पे एल्वियोलाई पे 104। उससे कम कैसे हो जाएगा? इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड, ब्लड के इक्वल होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा। मोर देन दैट ऑफ ब्लड, एल्वियोलाई लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मोर देन ब्लड है। डी ऑप्शन को टिक करिए, आगे बढ़िए।
Identify the wrong statement with reference to the transport of oxygen. The partial pressure of CO2 can interfere with O2 binding with hemoglobin. बिल्कुल ठीक बात है. Higher O2 concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. तो ये स्टेटमेंट गलत है. हायर H प्लस के बढ़ने से, CO2 के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से इसका डिसोसिएशन बढ़ता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं बढ़ता. तो आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर देखिए, अगर वो राइट को शिफ्ट हो रहा है तो इन 3 कारणों से हो रहा है. PCO2 का बढ़ना राइट को शिफ्ट कर देगा. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आना चाहिए. तो PCO2 का बढ़ना राइट को शिफ्ट कर देगा, H प्लस का बढ़ना राइट को शिफ्ट कर देगा, टेम्परेचर का बढ़ना राइट को शिफ्ट कर देगा. तो तीनों में ही ये राइट को हमारा कर्व अगर शिफ्ट हो गया तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन की डिसोसिएशन, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई है. अगर कर्व ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में ये हमारा इनिशियल कर्व है और अगर परिस्थितियां चेंज हुई, ये कर्व राइट को शिफ्ट हो गया, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ रिड्यूस हो गई है. और कर्व अगर लेफ्ट को शिफ्ट हो गया तो इट मीन्स ऑक्सीजन की ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की एफिनिटी बढ़ गई है. शिफ्ट टू लेफ्ट मीन्स हीमोग्लोबिन एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन राइजेस, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने लगेगा. और शिफ्ट टू राइट मीन्स डिसोसिएट होने लगेगा. H प्लस आयन का बढ़ना राइट को शिफ्ट करेगा, PCO2 का बढ़ना राइट को शिफ्ट करेगा और टेम्परेचर का बढ़ना भी राइट को शिफ्ट करेगा. याद रख लीजिएगा बिल्कुल. तो इसमें से कौन सा गलत है? हायर H प्लस कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये बात गलत है. ठीक है जी. लो PCO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन, हाँ भैया बढ़ेगा, डिसोसिएशन घटेगा. तो एसोसिएशन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हाँ मेन हीरो तो यही है. तो मेन जब हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं, हम देखते हैं जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, O2 H प्लस HB का क्या बढ़ रहा है, उसका सैचुरेशन बढ़ रहा है, HP का सैचुरेशन बढ़ रहा है. जैसे जैसे O2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, HB का सैचुरेशन बढ़ रहा है. ये चीज़ हम लोगों ने देखी है. ठीक है जी. तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट नंबर हमारा यही गलत है. हायर द H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये स्टेटमेंट गलत है. समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो मेरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला आप देख लीजिए लेक्चर. ठीक है. यहाँ पे इतना टाइम होता नहीं है कि आप लोग को वो करके मैं समझाऊँ. आगे चलता हूँ. ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स, मैनी पीपल इन अर्बन एरिया सफरिंग फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल. अस्थमा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. एलर्जी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया. उस इन्फ्लेमेशन होने से भाई ल्यूमन जो है इन्फ्लेमेशन, सूजन हो गई तो पाइप चोक हो रही है, तो गला में दिक्कत होगी, सांस लेने में. अस्थमा हो रहा है और साथ के साथ एलर्जी हो रही है. एलर्जी से इन्फ्लेमेशन से वीजिंग, खड़खड़ाहट की साउंड. अस्थमा इज डिफिकल्टी इन वीजिंग. भाई पाइप है कोई, उसमें पानी बह रहा है, अगर उसको आपने पाइप की डाया को कम कर दिया तो चोक हो जाएगा. वही चीज़ यहाँ पे भी है. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल सकर ड्यू टू एलर्जी. नीट 2019 का क्वेश्चन था, ये 18 का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फीसीमा. अस्थमा में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एम्फीसीमा में सेप्टल वॉल डिसोल्यूशन हो जाएगा. तो इसमें आपका देखिए क्या बता रहा है, कौन सा इसमें करेक्ट है. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड डिक्रीज रेस्पिरेटिव सरफेस, यही सही है. सेप्टल वॉल डिजोल्व हो जाएगी जिससे कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसेस के एक्सचेंज का. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई साथ में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस. ओके चलिए आगे बी आंसर हो गया. अब यहाँ पे आके ख़त्म हुआ आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो थे. अब आपने करना क्या, देखिए आपके डिजीज़ से क्वेश्चन पिछले 1-2 सालों में आ चुके हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से आ चुका है. अब आपको करना क्या है, किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है रेगुलेशन. रेगुलेशन वाले सेक्शन को आप देखिए. रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के अलावा आपने HB हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को भी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को भी आप 2 आपको टिप दे रहा हूँ. हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आया है, लेकिन फिर भी
फिर भी इससे वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो रेगुलेशन सेक्शन को देखिए और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखिए, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ें। ठीक है जी, तो मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। हो गया आज आपका काफ़ी, कल मिलता हूँ ब्रेक के बाद। हैव अ नाइस डे।